नौवीं कक्षा की विज्ञान विषय की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं अध्याय गति। पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि जब कोई वस्तु अपने चारों ओर की वस्तुओं के मुकाबले स्थान में परिवर्तन करती है तो हम कहते हैं कि वह वस्तु गति में है। गति अथवा चाल। जब हम चाल के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने सीखा था कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपने स्थान में परिवर्तन करती है या कुछ दूरी तय करती है तो उसे हम चाल या गति कह रहे थे। दूरी के साथ साथ हमने एक और राशि के बारे में पढ़ा और वह थी विस्थापन। विस्थापन में दूरी के साथ साथ दिशा भी होती थी। इसका मतलब जब हम दूरी के साथ दिशा सम्मिलित कर देते हैं तो वह विस्थापन बनती है। तो क्या चाल के सूत्र में भी अगर हम दूरी की जगह पे विस्थापन करें तो उसमें कोई परिवर्तन होगा? आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वेग से। वेग क्या होता है? चाल के साथ जब हम दिशा भी सम्मिलित कर देते हैं तो वह वेग कहलाती है। जैसे पिछले वीडियो में हमने जाना था कि चाल के अंदर हम कहते थे कि दूरी बटा समय, यह सामान्य सा सूत्र हमने वहां पे सीखा था। दूरी बटा समय, दूरी 5 मीटर हो सकती है और समय 2 सेकंड मान लिया, इस तरीके से हम लिख देते थे। परंतु यहाँ पे जब दूरी के साथ साथ दिशा भी हो जाए कि वह हम कहें कि 5 मीटर पूर्व की ओर, तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे हमने उसको दिशा भी दे दी। जरूरी नहीं है कि हम पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ही लिखें। मान लेते हैं कि ये कोई 2 बिंदु हैं, एक बिंदु है ए, दूसरा बिंदु है बी। जब कोई वस्तु ए से बी की तरफ जाती है और इसके बीच की मान लिया हम दूरी कहते हैं 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे दूरी 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखें तो 5 सेंटीमीटर ए से बी की तरफ। तो इस तरह से जब चाल के साथ हम दिशा भी सम्मिलित कर लेते हैं तो वह वेग बनती है। तो वेग का यहाँ पे हम सूत्र लिखना चाहें तो सामान्य सा सूत्र बना सकते हैं, वह होगा विस्थापन बटे समय। क्योंकि चाल में हमने दूरी बटा समय कहा था, क्योंकि दूरी वहाँ पे हम ले रहे थे और अब वेग हम कर रहे हैं, यानी कि दूरी की जगह पे अब विस्थापन ले चुके हैं, तो चाल की जगह पे वेग हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे सामान्य सा मतलब हम लिखना चाहें तो ये हो सकता है कि वेग में चाल भी होती है और वेग में दिशा भी होती है। ये दोनों ही चीजें वेग के अंदर सम्मिलित होती है, यानी कि दिशा के साथ चाल हमेशा वेग कहलाती है। चाल तथा वेग दोनों का एसआई मात्रक एक जैसा ही है और वह है मीटर प्रति सेकंड। इसको हम मीटर प्रति सेकंड इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्योंकि दिशा का कोई यहाँ पे मात्रक नहीं होता तो उस वजह से चाल और वेग का मात्रक एक जैसा रह जाता है। अब देखिए, वहां पे हमने पढ़ा था कि जब कोई भी वस्तु लगातार आरंभिक से और अंतिम स्थिति तक पहुंचती है उसमें वह समय अंतराल के साथ है समान गति से भी चलती है या समान गति से चलती है। जब हम चाल के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने पढ़ा था औसत चाल। तो यहाँ पर हम औसत चाल की जगह औसत वेग इस्तेमाल कर सकते हैं। औसत वेग क्या होगा? यहाँ पे हम कर सकते हैं प्रारंभिक वेग जमा अंतिम वेग। क्योंकि यहाँ पे प्रारंभिक और अंतिम हमने 2 संख्याएं ली हैं तो इस वजह से हम इसको 2 से भाग कर देंगे। तो इस प्रकार हमारे पास आ जाएगा औसत वेग। इसको आप लिखना चाहें फार्मूले के रूप में तो हम लिख सकते हैं VAV। V मतलब वेलोसिटी, वेग को इंग्लिश में वेलोसिटी भी कहते हैं, तो यह वेलोसिटी है। AV का मतलब एवरेज, एवरेज का मतलब औसत। तो औसत वेलोसिटी या औसत वेग VAV के द्वारा लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे इसको प्रारंभिक वेग को अगर हम U से लिखें, प्रारंभिक वेग मीन्स इनिशियल वेलोसिटी। प्रारंभिक वेग को क्योंकि इंग्लिश में हम लिखना चाहें तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी लिख सकते हैं
और अंतिम वेग के लिए फाइनल वेलोसिटी हम इस्तेमाल कर लेते हैं और उसको हम लिखते हैं v से डिवाइडेड बाय 2। तो v एवरेज होगा u प्लस v बटा 2। तो इस प्रकार से हम औसत वेग ज्ञात कर सकते हैं। आइए इसको एक चाल और वेग के बीच का अंतर उदाहरण की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे जैसा आपको दिखाई दे रहा है, राम 80 मीटर लंबे मैदान में चल रहा है। वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर चलता है और एक चक्कर में वह 160 मीटर की कुल दूरी 1 मिनट में तय करता है। उसकी औसत चाल और औसत वेग ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे अगर हम दूरी की बात करें तो कुल दूरी जो उसने तय की वह है 160 मीटर। अब चाल की बात करें तो चाल होती है दूरी बटा समय 160 और समय लिया है उसने 1 मिनट का। 1 मिनट को हम 60 सेकंड में भी लिख सकते हैं तो बटा 60। इसको सोल्व करना चाहें तो आप और सोल्व कर सकते हैं 8/3 मीटर प्रति सेकेंड। तो इस तरीके से यहाँ पे यह तो आ जाती है चाल। परंतु अब हम वेग की बात करें तो वेग के अंदर हमने पढ़ा था विस्थापन होता है। आप ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर, विस्थापन बटा समय। अब क्योंकि वह चक्कर लगा के वापस, हमने यहाँ पे पढ़ा है कि वह चक्कर लगाता है। चक्कर लगाने का मतलब क्या हुआ, वह मैदान का ये एक सिरा है, ये दूसरा सिरा है, इस सिरे को हम A कह दें, दूसरे सिरे को B कह दें। उन दोनों के बीच की जो दूरी है वो यहाँ पे 80 मीटर की है और पूरा चक्कर लगाने में वह 160 मीटर की दूरी तय करता है। अब इस पॉइंट को समझें कि वह पूरा चक्कर लगाता है। पूरा चक्कर का मतलब A से B पे गया और वापिस फिर वह B से A के ऊपर आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में उसका जो विस्थापन होता है, यहां पे विस्थापन 0 है। तो इस वजह से उसका वेग कितना होगा, 0 होगा। तो यहां से आप समझ गए होंगे कि वेग और चाल में क्या अंतर है। यहाँ पे वेग उसी वस्तु के लिए जिसके लिए चाल कुछ और है, परंतु वेग उसी के लिए 0 है, क्योंकि वेग के अंदर विस्थापन सम्मिलित है, क्योंकि विस्थापन दिशा की वजह से है। तो इस वजह से यहाँ पे वेग 0 हो जाता है या 0 हो जाता है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि चाल असमान व समान हो सकती है। तो क्या वेग भी समान या असमान हो सकता है? क्या वेग में परिवर्तन हो सकता है? तो देखिए, वेग हमने पढ़ा अभी वेग के अंदर 2 चीजें होती हैं। एक तो यहाँ पे है चाल और दूसरा है यहाँ पे दिशा। तो वेग में परिवर्तन के लिए 2 चीजों में परिवर्तन हो सकता है। चाल में हमने पढ़ा था कि वहां पे चाल में परिवर्तन दूरी और समय की वजह से हो सकता है, क्योंकि चाल के अंदर 2 राशियां थी, दूरी और समय। परंतु यहाँ पे तीसरी राशि और है हमारे पास, दिशा। तो इसका मतलब यह हुआ कि दिशा में, दूरी में, समय में किसी भी तरीके से परिवर्तन आता है तो वह वेग में परिवर्तन होगा। आसान से शब्दों में समझना चाहें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि चाल एक जैसी रहे तो दिशा परिवर्तित होती रहे, यानी कि जो दिशा है वो लगातार बदलती रहे। तो इस प्रकार से भी वेग में परिवर्तन हो सकता है, या दिशा एक समान रहे, दिशा में कोई परिवर्तन ना हो, परंतु चाल लगातार बदले तो भी वेग में परिवर्तन हो सकता है। और चाल बदलने के हमने तरीके पढ़े ही थे पहले कि दूरी समान समय में समान दूरी तय करे, एक समान समय में असमान दूरी तय करे, असमान समय में समान दूरी तय करे या असमान समय में असमान दूरी तय करे, तो वह चाल में परिवर्तन लाता है। तो वेग में परिवर्तन इन्हीं दोनों के कारण हो सकता है, चाल में परिवर्तन हो या दिशा में परिवर्तन हो। यानी कि कोई वस्तु जब असमान चाल से समान दिशा के अंदर या उसी दिशा के अंदर चल रही है लगातार, तो वेग यहाँ पे परिवर्तित होगा। तो क्या हम अब इस वेग में परिवर्तन को माप भी सकते हैं या इसको किसी नई भौतिक राशि से प्रदर्शित कर सकते हैं? तो उसके लिए उत्तर होगा हाँ, हम उसको त्वरण द्वारा
प्रदर्शित कर सकते हैं। त्वरण क्या है? त्वरण वास्तव में वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर का मतलब समय के साथ जब वेग में परिवर्तन होता है तो उसको हम यहाँ पे त्वरण कहते हैं। अब वेग में परिवर्तन दो प्रकार से हो सकता है, एक धनात्मक हो सकता है, यानी कि वेग बढ़े तो इस प्रकार का परिवर्तन धनात्मक परिवर्तन होता है। वेग की दिशा में परिवर्तन अर्थात गति बढ़े, लगातार गति बढ़ती रहे। दूसरा है यहाँ पे ऋणात्मक त्वरण। ऋणात्मक त्वरण का मतलब यहाँ पे वेग घटे। वेग घटने का मतलब क्या हुआ? उसकी चाल घटे, क्योंकि दिशा हम एक समान रख रहे हैं यहाँ पे, तो चाल घटे। तो उस तरह का जो त्वरण होता है उसको ऋणात्मक त्वरण कहेंगे। यहाँ पे दोनों के उदाहरण हो सकते हैं। धनात्मक त्वरण जैसे गाड़ी स्टार्ट होती है तो उसका एक्सेलरेटर या आप उसको एकदम से स्पीड बढ़ाते हैं। आप अपनी साइकिल से भी समझ सकते हैं इस चीज़ को कि आप साइकिल की जो साइकिल थी आपकी वो विराम अवस्था में थी, आपने उसके पेडल लगाने शुरू किए, उसकी धीरे धीरे उसकी जो चाल है वो बढ़ रही है। तो यहाँ पे जो त्वरण है वो धनात्मक प्रकार का हो सकता है, क्योंकि गति लगातार बढ़ रही है या चाल लगातार बढ़ रही है जिसमें बढ़ती रहे लगातार, तो वो होता है धनात्मक त्वरण। ऋणात्मक त्वरण, अब आप साइकिल पे चल रहे हैं, सामने से कोई पशु आ जाता है, कोई जानवर आ जाता है, आपको एकदम से ब्रेक लगाने पड़ते हैं आपकी साइकिल के, तो वहां पे जो गति है आपकी साइकिल की वो घटती है। तो इस प्रकार से वहां पे जो त्वरण होता है वह ऋणात्मक प्रकार का हो जाता है। वेग के विपरीत दिशा में परिवर्तन अर्थात गति घटे, जिसमें गति घटे तो वह ऋणात्मक परिवर्तन होता है, उसको हम ऋणात्मक त्वरण कहेंगे। अब यहाँ पे आता है एक समान त्वरण। एक समान त्वरण का मतलब लगातार जो त्वरण है वो एक जैसा बना रहे, यानी कि सीधी रेखा में वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटे या बढ़े तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कह सकते हैं। ध्यान रखिए इस बात को, समान रूप से घटे या बढ़े, या तो उसकी जो गति है या वेग है वो एक जैसा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एक सेकंड में, पहली सेकंड में उसकी गति थी 2 मीटर प्रति सेकंड, दूसरी सेकंड में उसकी हो जाती है 4 मीटर प्रति सेकंड, तीसरी सेकंड में फिर इसी तरीके से हो जाती है 6 मीटर प्रति सेकंड। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हर एक सेकंड में उसकी गति 2 मीटर प्रति सेकंड बढ़ रही है। तो इस प्रकार से जो त्वरण बनता है उसको हम एक समान त्वरण कहते हैं, यानी कि समान समय अंतराल में समान गति बढ़े तो वह एक समान त्वरण का उदाहरण होता है। अब किसी भी ऊंचाई से गिरती हुई कोई भी चीज वह भी एक समान त्वरण का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि उसकी गति जब वह ऊपर से नीचे गिरती है तो लगातार समान रूप से बढ़ती रहती है। तो याद रखिए आप, अगर हम पृथ्वी के ऊपर हैं तो वहां पे जो त्वरण होता है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। तो यह त्वरण होता है, इस त्वरण के साथ उसकी गति लगातार बढ़ती रहेगी। अब बात आती है असमान त्वरण की। असमान त्वरण का मतलब यहाँ पे यह हुआ कि उसकी जो गति का बढ़ने का तरीका है वो असमान रूप से हो। अर्थात यहाँ पे जैसे मैंने बताया, पहली सेकंड में मान लेते हैं उसकी गति थी 2 मीटर प्रति सेकंड, दूसरी सेकंड में उसकी गति हो गई 4 मीटर प्रति सेकंड, और तीसरी सेकंड में उसकी गति हो गई 9 मीटर प्रति सेकंड, चौथी सेकंड में इसी प्रकार से उसकी गति हो जाती है 20 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे जो त्वरण है वो एक समान नहीं है, वह बदल रहा है। इसके अलावा मान लेते हैं 5वीं सेकंड में उसकी गति हो जाती है 10 मीटर प्रति सेकंड। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे त्वरण भी बढ़ रहा है, यहाँ पे घट रहा है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, तो जो इस तरह से जिसमें गति समान रूप से ना बढ़े समान समय अंतराल में, तो उस तरह के त्वरण को हम असमान त्वरण कहते हैं। अब त्वरण के लिए हम फार्मूला बनाना चाहें या फार्मूला आप लिखना चाहें तो उसको हम लिख सकते हैं ए का मतलब त्वरण होता है, इंग्लिश में इसको एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन ए, ये होता है
v माइनस यू बाई टी। अब यहाँ पे v यहाँ पे अंतिम वेग है, u उसका प्रारंभिक वेग है और t जो है वह समय है। तो इस प्रकार से हमारे पास जो फार्मूला बनता है वो एक्सेलरेशन का या त्वरण का। अब यहाँ पे एसआई मात्रक क्या है? त्वरण का एसआई मात्रक, तो यहाँ पे ध्यान रखिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि त्वरण को हम लिखना चाहें तो त्वरण को जैसे मैंने बताया था ए से लिखते हैं, और यह जो गति में परिवर्तन या वेग में परिवर्तन है, वेग में परिवर्तन बटा समय। तो यहाँ पे भले ही हम उसको वेग में परिवर्तन लिखें परंतु है तो वेग ही। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो इसका फार्मूला बनता है वह मीटर प्रति सेकंड होता है और समय भी सेकंड। तो इस प्रकार से बन जाता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस प्रकार से त्वरण का फार्मूला बनता है। आइए अब एक त्वरण से संबंधित उदाहरण करते हैं। यह उदाहरण आपकी पाठ्यपुस्तक में भी है। विरामावस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है। वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना कीजिए। देखिए पहले हम इसको ए लिख देते हैं। पहले भाग में वह विराम अवस्था से यानी कि आरंभिक गति 0 थी और अंतिम वेग जो है उसका वो बन जाता है 6 मीटर प्रति सेकंड, और इसमें लिया गया जो समय है वह है 30 सेकंड का। अब ये कहता है कि यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण बताना है कितना होगा। तो त्वरण का हमने फार्मूला पढ़ा था v माइनस यू बटा टी। तो v यहाँ पे है 6 और t है 30। तो यहाँ पे बन जाएगा 1/5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं त्वरण का। अब एक ध्यान रखिए यहाँ पे यह धनात्मक है, इसका मतलब उसकी गति बढ़ रही है। इसी का दूसरा भाग, अब वह कहता है कि ब्रेक लगाता है और उसकी जो गति अगले 5 सेकंड में 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। ध्यान रखिए यहाँ पे अब वह विराम अवस्था से नहीं आया है, उसकी गति 6 मीटर प्रति सेकंड थी। तो यहाँ पे आरंभिक वेग अब 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा क्योंकि यह गति अब खत्म हो रही है। अब उसका जो यहाँ पे चलने की अवस्था थी वो ब्रेक लगा चुका है और धीरे धीरे खत्म कर रहा है अपने गति को। तो यहाँ पे जो v है इसकी प्रारंभिक वेग बन जाएगा, तो वह हो जाएगा 6 मीटर प्रति सेकंड और वह कम हो जाता है, कम होके होता है 4 मीटर प्रति सेकंड और समय लिया गया है उसके द्वारा 5 सेकंड का। तो उसका त्वरण होगा v माइनस यू बाई टी। अब यहाँ पे v का मान 4 है, u का मान 6 है और समय 5 है। तो इस प्रकार से हम करें तो यह आ जाता है हमारे पास -2/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से यहाँ पे जो उसका त्वरण है वो -2/5 है। अब इन दोनों स्थितियों को देखिए, समझिए इस बिंदु को। ये क्या कहता है, जब गति बढ़ती है तो त्वरण धनात्मक होगा और जब गति घटती है क्योंकि वह उसने ब्रेक लगाया और 6 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड पे वह पहुंच रहा है, तो इस प्रकार से जब गति घटेगी तो जो त्वरण होगा वह ऋणात्मक होगा। अब इस प्रकार से जो त्वरण हमने पढ़ा जो बता रहा है कि कब बढ़ेगा कब घटेगा, तो यहाँ पे क्या हम इस प्रकार की गतियों को या त्वरण को या दूरी को किसी ग्राफ के माध्यम से भी लिख सकते हैं? आइए अब एक तरीका सीखते हैं इन सब चीजों को लिखने का, समझने का ग्राफ के द्वारा। इस चित्र में आप देख सकते हैं इस दिशा के अंदर समय दिया गया है, यानी कि जो एक्स एक्सिस है, क्योंकि ग्राफ के अंदर 2 एक्सिस होते हैं, यहाँ पे एक एक्स एक्सिस है, दूसरा ये वाई एक्सिस है। तो जो एक्स एक्सिस है
उसके साथ साथ समय लिया गया है और जो वाई एक्सिस है उसकी तरफ दूरी ली गई है। तो यहाँ पे 0 ये 20 सेकेंड मिनट में दिया गया है, तो 20 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट, इस प्रकार से अलग अलग समय के ऊपर कितनी दूरी है उसकी, ये 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, इस प्रकार से है। वह एक समान चाल से गतिमान है। कैसे पता चलता है? देखिए, तो यहां से पता चल रहा है कि उसने 20 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी तय की। अब वह अगले 20 मिनट में, ये 20 मिनट है, कितनी दूरी तय करता है देख लेते हैं। इसको लाइन को हम इस पे बढ़ाएंगे, ये वाली लाइन हमने ली थी, ये लाइन जो है ये लाइन है, और यहां से यह लाइन है 20 वाली, और ये देखिए ये लाइन काट रही है इस प्रकार से। तो यहाँ पे यह बिंदु बनता है जो एक दूसरे को काट रहा है, यहाँ पे ये बिंदु बन रहा था जो एक दूसरे को काट रहा था। तो इस प्रकार से अगले 20 मिनट में भी उसने 10 किलोमीटर की दूरी तय की। इसी प्रकार अगले 20 मिनट में भी उसने 10 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो हर बार आप देखेंगे तो हर 20 मिनट में वह 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो उसकी चाल है वह एक समान है। तो इस प्रकार से जब हम दूरी और समय के बीच में ग्राफ बनाएं और इन बिंदुओं को हम मिलाते हैं, ये वाला बिंदु हो गया, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, इस प्रकार से होते हुए इन बिंदुओं में से गुजरेंगे, तो ये हमारे पास बन जाती है, एक सीधी रेखा बन जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वह एक समान चाल से चल रहा है। तो अब यह गहरी काली जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, यह भी एक समान चाल को इंगित करती है। तो दूरी समय ग्राफ के अंदर जब आपको इस तरीके से सीधी लाइन दिखाई देती है, कुछ कोण बनाती हुई किसी भी एक्सिस के साथ, तो वह हमेशा एक समान चाल को दर्शाती है। क्या और अन्य ग्राफ भी ऐसे हो सकते हैं? आइए ऐसे कुछ और ग्राफ भी हम देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, यहाँ पे तय की गई दूरी और यहाँ पे समय लिया गया है, यहाँ पे दूरियां दी गई हैं। समय 0 है तो वह 0 पे है, दूरी भी उसकी 0 है। समय 2 सेकंड हुआ है, दूरी 1 मीटर है। अगली 2 सेकंड में वो 4 पे, फिर अगली 2 सेकंड में वह 9 पे, और इस तरीके से वह लगातार यहाँ पे दूरियां और समय दी गई है। अब आप यहाँ पे 1 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, रुकिए और देखिए यहाँ पे कि यह किस प्रकार की चाल है। क्या यह एक समान चाल है या असमान चाल है? तो आपका उत्तर होगा कि यह असमान चाल है। क्यों है असमान? क्योंकि वह असमान समय में असमान दूरी तय कर रहा है, या हम कह सकते हैं समय समान है, यहाँ पे समयांतराल जो है वो समान है, परंतु जो दूरियां हैं वह समान नहीं है। तो इस प्रकार की जो चाल है वह असमान है। इस असमान चाल को हम इस ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। समान चाल में हमने देखा था कि लाइन सीधी आती थी, परंतु आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइन इस प्रकार से वक्री है, थोड़ी सी यहाँ पे मुड़ी हुई है। तो इस प्रकार का जो ग्राफ होता है वह असमान चाल को प्रदर्शित करता है। इस दिशा में यहाँ पे समय लिया गया है और वाई एक्सिस के साथ यहाँ पे दूरी ली गई है। तो यहाँ पे दूरियां जो 1, फिर 4, उसके बाद 9, 16, 25, 36, इस तरीके से दूरियां यहाँ पे ली गई हैं। 2, 4, 6 इस तरीके से समय यहाँ पे लिया गया है सेकंड के अंदर। प्रकार के आपको वर्गाकार जो दिखाई दे रहा है, वर्ग दिखाई दे रहा है, वह आधी सेकंड को बता रहा है। इसी प्रकार से अगर हम दूरी की तरफ देखें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 1, 2, 3, 4 और 5 वर्ग बने हुए हैं, इनके बीच में 5 निशान हैं। तो इसका मतलब 10 और 5 के बीच में भी 5 मीटर की दूरी है। तो इसका मतलब एक निशान 1 मीटर की दूरी को, या एक वर्ग 1 मीटर की दूरी को प्रदर्शित कर रहा है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे अलग अलग बिंदु बना सकते हैं। जो भी बिंदु हैं यहाँ पे दिए गए हैं, समय 2 और यहाँ पे दूरी जो है वो 1, क्योंकि मैंने बताया था 1 को प्रदर्शित करता है, 2 और 1 बिंदु बना दिया। इसी प्रकार से 4 सेकंड जब हुए तो यहाँ पे दूरी 4 मीटर है। 4 सेकंड पे यहाँ पे हम जाएंगे और इस तरफ से 4 ये बनता है, तो ये बन जाएगी हमारी 4। उसी प्रकार से 6 जब सेकंड होते हैं तो दूरी 9 मीटर है।
ये 6 सेकंड का गया यहाँ पे, और दूरी जो है वो ये 9 मीटर की हो जाती है। तो इस प्रकार से हम बाकी सारे भी यहाँ पे बना सकते हैं, और फिर हम उन सब लाइनों को मिलाते हैं। मिलाते वक्त ज़रूरी नहीं है कि आप उसको हमेशा सीधी लाइन बनाएं, उसको फ्री हैंड से आप लाइनें बनाएं ताकि वह ग्राफ स्मूथ बने, एक जैसा बने यहाँ पे। तो इस तरह से ग्राफ बनता है। तो ये ग्राफ जो है वो है जो असमान चाल को प्रदर्शित करता है। समान चाल के लिए सीधी रेखा आया था और असमान चाल के लिए यहाँ पे रेखा वक्री है। आइए कुछ और ग्राफ यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे एक समान चाल से गतिमान किसी कार का वेग समय ग्राफ दिया गया है। तो देखिए, एक समान चाल, इस तरफ यहाँ पे वेग है और यहाँ पे समय है। तो यहाँ पे ये वेग समय ग्राफ है, और जो पहले वाले ग्राफ हमने पढ़े थे वो हमारे दूरी और समय ग्राफ थे। यहाँ पे दूरी और समय है, और अब ये जो ग्राफ है ये है हमारा वेग समय ग्राफ। यानी कि इसको इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी लिख सकते हैं। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ या वेग समय ग्राफ है। अब देखिए, यहाँ पे इसने कहा एक समान चाल। एक समान चाल का मतलब समय के साथ चाल ना बदले। अब आरंभिक समय पे जैसे 0 से शुरू हुआ तो उसकी चाल थी यहाँ पे 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम किसी भी समय देखें तो उसकी चाल कितनी है, लगातार 40 किलोमीटर प्रति घंटा ही है। तो इस प्रकार से अगर वह सीधी रेखा आती है समानांतर समय के, तो वह जो ग्राफ बनेगा वह एक समान चाल के लिए वेग समय ग्राफ बनेगा। दूसरी बात, इस ग्राफ में एक खास बात और है। इस ग्राफ की सहायता से हम दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे दूरी के बजाय हम विस्थापन शब्द इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे वेग हम ले रहे हैं। कैसे करेंगे? तो देखिए, यहाँ पे जो यह नीले रंग का आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है इस ग्राफ के अंदर, ABCD, यह एक आयत है, और आयत का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया से अगर हम लिखें, क्षेत्रफल को मैं यहाँ पे A से लिख रहा हूँ, तो वो हो जाता है यहाँ पे जो भुजा है इसकी वह है CD। ये भुजा हमने ले ली, और दूसरी भुजा हमारे पास ये हो जाएगी, क्योंकि सामने सामने की भुजा बराबर होती हैं, उन दोनों की गुणा। तो यहाँ पे इन दोनों को गुणा करें तो दूसरा बन जाता है हमारे पास DB। अब यहाँ पे CD क्या है? तो देखिए, CD T2 माइनस T1 है, क्योंकि C T1 को प्रदर्शित कर रहा है और जो D बिंदु है वो T2 यानी कि अंतिम समय को बता रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं T2 माइनस T1, और इसके बाद DB। इस एक्सिस के अलोंग हमें पता है कि यह हमें वेग बता रहा है। अब यहाँ पे वेग को हम V मान लेते हैं, और मैं लिख देता हूं V। अब देखिए, T2 माइनस T1 समय है। समय को जब वेग या वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता है यहाँ पे विस्थापन मिलता है। ये A था। A क्या है? इसका क्षेत्रफल, जो ये सारा क्षेत्रफल है, और ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? विस्थापन को। तो ये ध्यान रखिए कि जो वेग समय ग्राफ है उसके नीचे का जितना भी क्षेत्रफल है वह विस्थापन को प्रदर्शित करता है। आइए अब कुछ और ग्राफ समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे विभिन्न समय पर कार का वेग दिया गया है। ये अलग अलग समय है। यहाँ पे ये कार का वेग है, पहले मीटर प्रति सेकंड में और फिर बाद में किलोमीटर प्रति घंटा में यहाँ पे दिया गया है। इसके लिए ग्राफ बनाना चाहें तो वह ग्राफ कुछ इस तरह का आता है। यह भी वेग समय ग्राफ है। अब यहाँ पे देखिए, वेग लगातार परिवर्तित हो रहा है, परंतु जब इस वेग को हम इस ग्राफ में प्रदर्शित करते हैं तो यहाँ पे उसी प्रकार से हमें एक सरल रेखा मिलती है। और ये ध्यान रखिए, सरल रेखा हमेशा एक समान चीज को प्रदर्शित करती हैं, उसके अंदर बदलाव नहीं होता, वो एक जैसी रहती है। तो कौन एक समान है? यहाँ पे एक समान है त्वरण। यहाँ पे वेग लगातार बदल रहा है, समय बदल रहा है, परंतु वेग में परिवर्तन की दर लगातार एक जैसी है। देखिए यहाँ पे पहले 5 सेकंड में, इनके बीच में 5 सेकंड का अंतराल है, कितना गति में परिवर्तन हुआ?
2.5 मीटर प्रति सेकंड। अगले 5 सेकंड में भी आप देख रहे हैं 2.5 मीटर प्रति सेकंड। अगले 5 सेकंड में आप देखिए 2.5 मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटा में भी देखेंगे तो आप 9, यहाँ पे भी इन दोनों के बीच का अंतराल 9 है, यहाँ पे भी 9 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेग में परिवर्तन है समय के साथ वह एक जैसा है, समान समय में समान वेग में परिवर्तन है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यह समान त्वरण को प्रदर्शित करता है। अब बात आती है, क्या इस ग्राफ से हम त्वरण प्राप्त कर सकते हैं? तो उसका उत्तर है हाँ, हम यहां से त्वरण प्राप्त कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो त्वरण का जैसे हमने फार्मूला पढ़ा था उसमें था v माइनस यू बाई टी। अब इस ग्राफ की सहायता से अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 पॉइंट दिए गए हैं, T1 है, दूसरा T2 है, और यहाँ पे जो गति है, वेग है, वो यहाँ पे ये दिया गया है और ये दिया गया है। कितना है पता लगाने का कोशिश करते हैं। देखिए 10 और 20 के बीच में 1 2 3 4 5 यानी कि 5 वर्ग बने हुए हैं। तो इसका मतलब एक वर्ग 2 को प्रदर्शित करता है, यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा को। तो इसका मतलब जो A है इसके ऊपर जो वेग है उसका वो है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार से 18 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे वेग बनता है। उसके बाद यहाँ पे हम देखें तो 32, 34 और 36, तो यहाँ पे बनता है उसका वेग 36, जो दूसरा बिंदु दिया हुआ है। तो यह बिंदु हम यहाँ पे E मान रहे हैं। तो E के ऊपर जो वेग है वह कितना है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। समय की बात करें तो इस A बिंदु के जो समय है वह है 10 सेकेंड, T1 10 सेकेंड्स, और जो T2 है वह 20 के ऊपर है, T2 20 सेकेंड। तो कुल समय कितना हुआ यहाँ पे? वो आ जाता है T2 माइनस T1, जो कि 20 घटा 10 यानी कि 10 सेकेंड का समय। तो यहाँ पे उसने 10 सेकेंड का समय लिया इस गति में परिवर्तन के लिए। तो त्वरण ज्ञात करते हैं। त्वरण हमारे पास हो जाएगा, अंतिम वेग है 36, आरंभिक वेग है 18, समय लेता है 10 सेकेंड, यानी कि 18/10। तो यहाँ पे लिखना चाहें तो 1.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये उसका बनता है त्वरण। तो इस ग्राफ से हम इस प्रकार से त्वरण भी ज्ञात कर सकते हैं। अब एक छोटा सा सवाल आपके लिए, आपको यहाँ पे जो ये ग्राफ दिखाई दे रहा है इससे यह पता लगाना है कि उसने इस समय में, यानी कि जो T1 T2 दिया है, इस समय में कितना विस्थापन किया है, यानी कि उस वस्तु में कितना विस्थापन यहाँ पे हुआ है। ये आपको अपनी नोटबुक में जरूर हल करना है।